अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुत्ते टायर्स पर यूरिन क्यों करते हैं? और दोस्तों, ये फैक्ट आपको अजीब लगेगा। क्या आप जानते हैं कि रूस के लोग दूध में मेंढक यानी फ्रॉग को क्यों डालते हैं? ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। शुरू करते हैं आज के इस काउंटडाउन को। नंबर 1, दोस्तों आपने बहुत ही अमेजिंग फोटोग्राफ्स को तो जरूर देखा होगा और उन सब फोटोग्राफ्स में से एक यूनिक फोटोग्राफ है। ये एक ही पिक्चर है जिसमें 1 साल तक लगातार फोटोज को क्लिक किया गया है और उन सभी 365 फोटोज की स्लाइड को बनाकर इस तरह से 365 डेज में फोटो को तैयार किया गया है कंबाइन करके। ये जो आप देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर किसी भी जगह का वेदर किस तरह से चेंज होता है, ये तो बात हो गई फोटोग्राफ की। लेकिन क्या आपने इस पूरे प्रोसेस की वीडियो क्लिप को देखा है? नहीं देखा तो आज मैं आपको इस फैक्ट में 1 साल में बनाई जाने वाली वीडियो को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में एक ही जगह पर सेम एंगल में 1 साल तक बनाया गया था, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर इस जगह का मौसम किस तरह से बहुत ही खूबसूरत वे में चेंज हो रहा है। एंड आई एम श्योर आपने इस चीज को फील तो जरूर किया होगा, लेकिन कभी इतनी तेज स्पीड से नहीं देखा होगा। नंबर 2, कुत्ते टाइल्स या पोज पर यूरिन क्यों करते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर कुत्ते का एक इलाका होता है और हर एक कुत्ता अपने एरिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और डॉग्स इन एरिया की सेफ्टी अपने यूरिन की गंदगी से करते हैं। लेकिन इस चीज में एक स्पेसिफिक ट्विस्ट भी आता है। डॉग उसी चीज पर अपने गंद को छोड़ना पसंद करता है जो चीज कभी लंबे अरसे तक एक जगह पर मौजूद रहे। और बात अगर पोज की जाए तो इनसे बेहतर कोई और चीज नहीं होती। और ये बात भी रिसर्च में पता चली है कि यूरिन की स्मेल हॉरिजॉन्टल प्लेस के निस्बत वर्टिकल डायरेक्शन में काफी देर तक रहती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि एक्सपर्ट कहते हैं कि डॉग्स पोल पर अपना यूरिन करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि डॉग्स टायर पर यूरिन क्यों करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टायर्स को सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर, फैब्रिक, वायर और अलग अलग तरह के केमिकल कंपाउंड का यूज करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से टायर में स्पेसिफिक गंद आता रहता है। जिस गंद को दबाने के लिए कोई भी डॉग उस टायर को स्मेल करके उस पर यूरिन कर देता है। और जैसे ही आप उस व्हीकल को किसी दूसरे डॉग के एरिया में लेके जाते हैं तो उस डॉग को टायर्स के उस स्पेसिफिक गंद के साथ डॉग की यूरिन की स्मेल भी आती है, वो भी अपने एरिया में। और फिर होता कुछ यूं है कि डॉग भी बदले में उस डॉग पर यूरिन कर देते हैं ताकि दूसरे डॉग के यूरिन की स्मेल कम हो जाए। और ये सारा प्रोसेस एक चेन की तरह काम करना शुरू कर देता है। और ये चेन तब तक चलती रहती है जब तक आप टायर को अच्छी तरह से वॉश ना कर लें। लेकिन ऐसा करना काफी टफ होता है और हम सभी जानते हैं कि डॉग के सूंघने की स्मेल काफी तेज होती है। और फाइनली अब आप जानते हैं कि कुत्ते टायर्स पर यूरिन क्यों करते हैं। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि जैसे वोल्केनो की ऐश पर बर्फ गिरती है और बर्फ में मौजूद पानी उस वोल्केनो की ऐश में मिक्स होता है तो वोल्केनो की ऐश शेक और सेमी सॉलिड बन जाती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस तरह की ऐश को हवा में उछाला जाए तो क्या होगा? आई नो बहुत से लोग कहेंगे कि ये हवा में उछलने के बाद चारों तरफ फैल जाएगी, राइट ना? पर नहीं, रॉन्ग। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें और फ्लूइड्स होते हैं जो साइंस के अकॉर्डिंग उलट काम करते हैं और ये उन्हीं में से एक है। और जैसे ही इस ऐश को हवा में उछाला जाता है, इन ऐश में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स में एक शेयर स्ट्रेस बनता है, जिसकी वजह से ऐश में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होने की सूरत में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही ये ऐश हवा में जाती है, ये फैलने के बजाय एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही ये आपके हाथों पर लैंड करती है, स्ट्रेस हटाने की वजह से दोबारा से एक सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह के फ्लूइड्स को नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड कहा जाता है। और ये प्रूव करता है कि साइंस के हम जितने मर्जी लॉ बना लें, नेचर उसे फेल कर देती है। नंबर 4, दोस्तों अभी तक आपने बहुत से खूबसूरत रेनबोज तो जरूर देखी होंगी। और वही आपसे पूछूं कि आखिर रेनबो किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करके बनते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी का जवाब होगा सन की लाइट को। लेकिन क्या आप जानते कि जमीन मून बोज भी बनते हैं और किसी भी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके नहीं बनते, बल्कि मून की लाइट को रिफ्लेक्ट करके बनते हैं। एक्चुअली दोस्तों, इस तरह के रेनबो के लूनर रेनबो के नाम से जाना जाता है, जो चांद की रोशनी में बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। लेकिन इन मून बोज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये कुछ देर के लिए और कुछ सिलेक्टिव जगहों पर बनते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि मून बोज को काफी रेयर भी माना जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपको मून बोज के बारे में पता था? नहीं पता था तो कमेंट करके हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 5,
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला हेलीकॉप्टर VS-30 था जिसको 14 सितंबर 1939 में दुनिया के सामने लाया गया था। लेकिन आज बात और ही पुरानी करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि VS-30 दुनिया का सबसे पहला प्रैक्टिकल हेलीकॉप्टर था। ये वो हेलीकॉप्टर था जिसने टेस्टिंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था। लेकिन क्या आपने उस हेलीकॉप्टर को देखा है जिसको टेस्टिंग पर्पज से इस दुनिया में सबसे पहली बार बनाया गया था? नहीं देखा तो आज मैं आपको रेयर वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों ये दुनिया का वो हेलीकॉप्टर था जिसको हेलीकॉप्टर बनाने के पर्पज से डेवलप किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को साल 1920 में फ्रांस में डेवलप किया गया था, पर बदकिस्मती से इसके डिजाइन और एक से ज्यादा रोटर की वजह से ये टेस्टिंग में पास नहीं हो सका। लेकिन ये हेलीकॉप्टर इस अर्थ का सबसे पहला प्रैक्टिकल हेलीकॉप्टर था। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के रिसर्चर्स समुद्र में सबसे ज्यादा गहराई पर गए, 11 किलोमीटर गहराई पर गए, तो वहां पर उन्हें एक प्लास्टिक बैग का वेस्ट मिला जो अपने आप में प्रूव करता है कि हम इंसान आसपास की चीजों को कितना ही गंदा कर देते हैं। और शायद आज हम ये नहीं जान सके कि ये चीज फ्यूचर में बहुत ही खतरनाक हो सकती है। और क्या आप जानते हैं कि इन सब चीजों से निजात पाने के लिए द ग्रेट बबल बैरियर नाम की एक बेहद ही अमेजिंग टेक्निक को इन्वेंट किया गया है। इस टेक्निक में ट्यूब में छोटे छोटे होल्स करके इस ट्यूब को नदी समंदर में डाल दिया जाता है और इस ट्यूब में एक सर्टेन फ्लो के बाद एयर को पास करवाया जाता है तो ट्यूब में बबल्स बनने लगते हैं जो कि पानी के ऊपर की सतह पर आकर एक नेचुरल बैरियर का काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से पानी में तैरती हुई प्लास्टिक पानी के फ्लो से अलग हो जाती है, जिसको बहुत ही आसानी से पानी से बाहर निकाला जा सकता है। और ये टेक्निक रिवर वाटर को प्लास्टिक फ्री करने के लिए अभी तक की सबसे ज्यादा एडवांस टेक्निक मानी जाती है, जिससे बहुत बड़े बड़े कंट्रीज ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये टेक्निक इस सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जरूर ले आएगी। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 8, फ्रिज के बनने से पहले रूस और फिनलैंड के लोग दूध को साफ रखने के लिए उस दूध में मेंढक यानी फ्रॉग को डालकर रखते थे। सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। रिसेंटली मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च में प्रोफेसर एटी लेवडेव ने बहुत ही अलग तरह की बात रिसर्च से बताई। उन्होंने बताया कि रशिया में पाए जाने वाले एक ऑर्डिनरी फ्रॉग को जब दूध में डाला जाता है तो फ्रॉग की स्किन में आहिस्ता आहिस्ता एंटी माइक्रोबियल्स कंपाउंड रिलीज होने लगते हैं जो दूध के फटने के प्रोसेस को बहुत ही स्लो कर देते हैं। बल्कि इन कंपाउंड्स में ऐसे टाइनी ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड्स का काम करते हैं, जिसकी वजह से दूध देर तक सेफ रहता है और कोई भी इंसान उसको पी सकता है, तो उस इंसान के बीमार होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब इस रिसर्च में कितना दम है ये तो नहीं जानते, लेकिन रूस और फिनलैंड के लोग इस तरह के अजीब सी चीजें तो जरूर ही किया करते थे। नंबर 8, 3D प्रिंटिंग इस पूरी दुनिया का फ्यूचर है और इसमें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है। और इसलिए बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा कि साल 2014 में अमेरिका के लोकल मोटर्स ने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली 3D प्रिंटेड कार को बनाया था। और इस कार के पैनल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे ये किसी भी किस्म के एक्सीडेंट को हैंडल कर सके, और यही सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से कार को अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया। और क्या आप जानते कि इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इटली की XCV नाम की कंपनी ने इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सस्ती 3D प्रिंटिंग इलेक्ट्रिक कार को बनाया है। और अमेजिंग बात यह है कि इस कार के छोटे से छोटे पार्ट और बड़े से बड़े पार्ट को हैवी 3D प्रिंटर की मदद से प्रिंट करके बनाया गया है, जिसके थ्रू इस पूरी इलेक्ट्रिक कार को चंद ही घंटों में बनाया जा सकता है। और इस कार के पैनल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये कार एक सिंपल कार की निस्बत 6 गुना ज्यादा प्रेशर और टक्कर को बर्दाश्त कर सकती है। और अब ये सवाल है कि क्यों 3D प्रिंटेड कार हमारी ऑर्डिनरी कार की निस्बत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। एक्चुअली दोस्तों 3D प्रिंटेड कार को लोगों की फीडबैक के हिसाब से 10 से 15 दिनों में मॉडल में चेंजिंग करके दोबारा से मार्केट में लॉन्च किया जाता है। लेकिन हमारी ऑर्डिनरी कार्स के साथ ऐसा करना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही खर्चे वाला काम होता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कार मेकिंग कंपनीज का ध्यान अब 3D प्रिंटेड कार्स को बनाने में ही लगा हुआ है। आपकी क्या राय है, ऑर्डिनरी कार्स ज्यादा बेस्ट हैं या 3D कार्स रहेंगी? आपकी क्या राय है हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।